Working of the Ministry of Rural Development. Discussion on the working of the Ministry of Rural Development raised by Dr. K. Lakshman on the 10th March 2026. Now I call upon Honorable Minister of Rural Development to reply the discussion. माननीय मंत्री जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। कब से मैं इंतजार कर रहा था, बड़ी देर भई नंदलाला, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा संजय जी, प्रमोद जी, रमेश जी। संजय जी ने से मैंने कहा था कि जब मैं बहस का उत्तर दूं तो सुनने जरूर रहना, आप वादे के पक्के हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। पर केवल संजय जी को नहीं, इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से आभारी हूं। 54 लोग बोले इस चर्चा में। मुझे लगता है लगभग 3 दिन, ये चौथा दिन है इस चर्चा को, सबसे लंबी आज तक। और मुझे लगता है कि जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे हैं, आज तक की सबसे लंबी चर्चा किसी विभाग के अनुदान की मांगों पर हुई है तो ग्रामीण विकास पर हुई है। मैं हृदय से आभारी हूं। आपने ग्रामीण विकास को, ग्रामीणों को, गांव को, गरीब को इतना महत्व दिया है। और इस चर्चा में भाग लेने वाले, चर्चा का प्रारंभ लक्ष्मण जी ने किया था, लेकिन देर इतनी हो गई कि कई सदस्य दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मैं एक बार नाम लेके आभार जरूर प्रकट करूंगा। आदरणीय रजनी जी, लक्ष्मण जी, मोहम्मद नदीमुल हक जी, गोला बाबू राव जी, बहन सुनीता देव जी, श्री संजय यादव जी, डॉक्टर एम थम्बी दुरई जी, बहन सुधा मूर्ति जी, रविचंद्र बड़दराजू जी, जान बिटास जी, रामलीलाल सुमन जी, फौजिया खान जी, सुरेंद्र नागर जी, धनपाल जी, मस्तान राव यादव जी, मोकरिया राम भाई जी, संजय जी, पीपी सुनीर जी, रेखा जी, त्रुचि सेवा जी, राम जी, घनश्याम तिवारी जी, अनिल सुखदेव राव बोंडे जी, प्रियंका जी, मयंक जी, संतोष कुमार जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, ममता मांझी जी, सुभाष बराला जी, धर्मशीला जी, चौधरी मोहम्मद रमजान जी, अमरपाल मौर्य जी, बी शिवदासन जी, मिथिलेश जी, हरीश जी, सदानंद भालू सेठ जी, धनंजय भीमराव महाडिक जी, नाबाम रेबिया जी, बाबू भाई जे संग भाई देसाई जी, मनन कुमार जी, बहन रामलीला बहन जी, डॉक्टर संगीता बलवंत जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, बड़ी शक्ति से बोले थे, आएंगे अभी, महेंद्र भट्ट जी, माया नारोलिया जी, बंसीलाल जी, डॉक्टर भीम सिंह जी, ब्रिजलाल जी, संत बलबीर सिंह जी, रामेश्वर तेली जी, इमरान प्रताप गढ़ी जी, श्रीमती रजाथी जी, बाबूराव निषाद जी, सीमा जी। मैं समझता हूं कि मेरे पास जो सूची है लगभग नाम ले लिया, हाँ, शिवाजी का नाम लिया है। मैं किसी को भूल नहीं सकता, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, सब अपने हैं जी। मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। चर्चा हुई, गंभीरता से भी हुई और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आए। मैं आज अपनी बात आगे रखने के पहले उपसभापति जी, सभी माननीय सदस्यों से ये वादा करता हूं कि जो रचनात्मक सुझाव आए और जिन पर अमल संभव है, केवल बहस के लिए बहस नहीं, सकारात्मक चर्चा हो, रचनात्मक चर्चा हो, और चर्चा में अगर सुझाव आए तो उनको इंप्लीमेंट करना, उनको मानना, यह हमारी जवाबदारी है। और मैं पूरा वचन देता हूं कि जिन पर अमल किया जा सकता है, हम जरूर उन पर अमल करने का प्रयास करेंगे। और मैं माननीय सदस्यों से एक बात और कहना चाहता हूं कि केवल चर्चा में मुद्दे उठाएं, केवल यह भी नहीं होना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री के नाते अगर सदन के बाहर अगर आप चर्चा देंगे तो भी मैं आपका, अगर सुझाव देंगे तो भी मैं आपका हृदय से स्वागत करूंगा। चर्चा में आलोचनाएं भी हुई है, आलोचना स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है। और मैं तो इस विचार कर रहा हूं माननीय सभापति जी,
उपसभापति जी, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुख। और इसलिए ऐसी हर आलोचना का भी स्वागत है, लेकिन माननीय उपसभापति जी, केवल आलोचना के लिए आलोचना नहीं होना चाहिए। आलोचना स्वस्थ हो, रचनात्मक हो, लेकिन केवल कुछ कहना है इसलिए आलोचना करें, यह उचित नहीं है। लेकिन लोकतंत्र केवल ईंट, गारे, सीमेंट और कंक्रीट का भवन नहीं है। ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। यहां बारंबार शीश झुकाता हूं, और इस पवित्र मंदिर की अगर कोई मूर्ति है, भगवान है तो हमारी जनता, और प्राण है तो बहस, संवाद, स्वस्थ बहस। इसलिए भी मैं इस बहस का स्वागत करता हूं। माननीय उपसभापति जी, इस चर्चा में बार बार एक बात सामने आई और कई सदस्यों ने दोहराया, विकसित भारत जी राम जी से बड़ी परेशानी है। और एक बात कही कि नाम बदल दिया, गांधी जी का नाम बदल दिया। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बापू विश्व बंद है, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और एक बात और दृढ़ता के साथ मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे संबंध 35 साल पुराने हैं, और मैंने जब भी महात्मा गांधी पर चर्चा करते हुए उनको देखा है, अत्यंत श्रद्धा और आदर के भाव से चर्चा करते हुए देखा है। बापू हमारे विचारों में है, बापू हमारी भावनाओं में है, बापू हमारी अंतरात्मा में है, बापू हमारे कामों में है। बापू भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं में है। हमने सदैव बापू का आदर किया है। हमने बापू को भी माना और बापू की भी मानी है। कुछ लोग ऐसे जरूर है जो नाम कह लेते हैं बापू बापू बापू, लेकिन कभी बापू की नहीं मानी। माननीय उपसभापति महोदय, बापू जी ने तो कहा था, कांग्रेस भंग कर दो, विसर्जन कर दो, विसर्जन करो। आजादी देश को प्राप्त हो गई। लोक सेवक संघ बनाओ, और राजनीतिक दल अगर बने। सुन लीजिए सर, उनका इतिहास आप सुन लीजिए अपना प्लीज। अभी तो मैंने प्रारंभ भी किया है सभापति। नहीं, ये सही नहीं। आप सब लोगों ने बोला, इन लोगों ने सुना, आप इनको सुनिए। नहीं, जयराम जी आप बैठ जाए प्लीज, बोले। लेकिन प्लीज, आजादी की लड़ाई की पूंजी को अपनी पार्टी के खाते में जमा करने के लिए कांग्रेस जीवित रखने का अपराध किया तो कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने किया। आपने कब बापू की मानी? देश का विभाजन बापू के विचार की हत्या थी। देश में आपातकाल लगाना 1975 में, यह बापू जी के विचार की हत्या थी। ऐसा भ्रष्टाचार भयानक, मेरा विषय नहीं है, मैं आज उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। क्या बापू के विचार की हत्या नहीं थी? मैं माननीय उपसभापति महोदय, आज फिर अपनी वचनबद्धता दोहराता हूं। अगर हमारी सरकार चल रही है तो पूज्य बापू जी के विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार। दीनदयाल जी कहा करते थे, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा कैसे मिलेगा? वो कहते थे, मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके अगर आप भगवान की आरती उतारोगे तो प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि तीज और त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि हिमालय की कंदराओं में बैठ के घनघोर तपस्या करोगे तो परमात्मा दर्शन देगा कि नहीं देगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात नारायण के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। दरिद्र ही नारायण, जनता ही जनार्दन है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था। और माननीय उपसभापति महोदय, पंडित दीनदयाल जी हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो,
जिन्होंने कहा था कभी एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और वो संकल्प पूरा किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, उनके विचारों के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। विकसित भारत जी राम जी आए। अब कांग्रेस के मित्रों को बड़ी तकलीफ हुई, मनरेगा खत्म कर दी, गांधी जी का अपमान कर दिया। माननीय उपसभापति महोदय, कितनी योजना ऐसे आई, काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना भी कांग्रेस की सरकार में आई थी, स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू के नाम पर। अब जवाहर रोजगार योजना आई, बाद में उसी सरकार, बाद में उन्हीं के नाम पे फिर दूसरी योजना नहीं बनी, नरेगा बना दी। अगर केवल नाम बदलना अपमान है तो सबसे पहले अपमान किया स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने उस समय किया। क्या नाम बदलना किसी का अपमान होता है? और बाद में आपने नरेगा से मनरेगा, और महात्मा गांधी का नाम भी पहले नहीं रखा, पहले तो नरेगा ही थी, लेकिन जब वोटों की फसल काटनी थी तो वो नरेगा मनरेगा हो गई। आपको ना गरीब से लेना था, ना मजदूर से लेना था, आपको तो अपने वोट से लेना था। नाम बदलने से अपमान नहीं होता। और जहां तक नाम का सवाल है, कितनी योजनाओं के नाम, माननीय उपसभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक परिवार के नाम पर, महात्मा गांधी नहीं, गांधी जी से भी गांधी जी को चुराने वाले लोग भी हैं, एक ही परिवार के नाम से। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, 600 सरकारी योजनाओं के नाम स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय इंदिरा जी और स्वर्गीय राजीव जी के नाम पर रखे गए हैं। महात्मा गांधी की ये पूरा रिकॉर्ड है। अलग अलग योजनाओं के नाम। माननीय उपसभापति जी, 15 स्कॉलरशिप, 15 नेशनल पार्क म्यूजियम, 5 एयरपोर्ट या बंदरगाह, अनेकों योजनाओं के नाम, 16 राजीव जी के, 8 इंदिरा जी के, 3 जवाहरलाल जी के, और उसके साथ माननीय उपसभापति महोदय 74 सड़क जगह इमारत, 51 अवार्ड, 37 संस्थान चेयर फेस्टिवल, 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों में 55 के नाम स्वर्गीय राजीव जी पे, 21 के इंदिरा जी पे, 22 के नेहरू जी पर, खेल टूर्नामेंट या ट्रॉफी वो भी खिलाड़ियों के नाम पे नहीं, 23 राजीव जी के नाम, 4 इंदिरा जी के नाम, 2 पंडित नेहरू जी के नाम पर, और राज्य सरकार की योजनाओं के नाम भी 25 राजीव जी, 27 इंदिरा जी, कुल 52। अगर आप कहे तो इन योजनाओं के नाम मैं पढ़ देता हूं। कहां बापूजी में श्रद्धा थी, आपने तो एक खानदान के नाम पर नाम रखे। और हम अगर एक योजना का नाम विकसित भारत जी राम जी कर दें तो आपको तकलीफ हो जाए। आखिर राम के नाम में क्या आपत्ति है? माननीय उपसभापति जी, जैसे ही मनरेगा के जगह दूसरी योजनाओं, विकसित भारत जी राम जी की बात आई, तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस ऐसा लगा कि भूचाल ला देगी, संग्राम होगा, संग्राम नहीं महासंग्राम, याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं भी डर गया कि शिवराज पता नहीं क्या होने वाला है, धरती हिलेगी कि आसमान फटेगा। और एक फोटो देख के मैं और भी घबरा गया। महासंग्राम करते 2 महामजदूर, 2 महामजदूर, सर पर गमछा, कंधे पे कुदाल,
पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर बता। चलो क्या पॉइंट है? किस रूल के तहत माननीय शक्ति सिंह गोयल नहीं, शक्ति सिंह गोयल रूल नंबर 238 इसलिए कि हाउस में बोलते वक्त मेंबर कोई तस्वीर नहीं दिखा सका था। मंत्री जी खुद तस्वीरें दिखाते हैं, वो कैसे चलेगा? हम भी दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे। माननीय मंत्री जी अरे दो मनरेगा के आपके इधर माननीय कितना बार पॉइंट ऑफ माननीय प्रमोद जी, मैं माननीय मंत्री जी से अपने ज्ञान के लिए एक बात जानना चाहता हूं कि जो शहीद हो जाते हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहते, बड़े लोग होते हैं, उनके नाम पर तो योजनाएं भी हैं। और प्लीज 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 गांधी जी के कितने रखा? एक मिनट गांधी जी के कितने रखा? वल्लभ भाई एक मिनट सुभाष बाबू जी का नहीं ये बहस अलग जा रही है। माननीय प्रमोद जी अब खत्म करिए, ठीक? नहीं बहस दूसरी तरफ नहीं जाएगी। आप अपनी बात रखिए, माननीय मंत्री जी को बुलाएंगे। अच्छा कि आपने डांट के बैठा ठीक, थैंक यू माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी मानी मेरी बात हो गई, आपकी बात पूरी हो गई? नहीं आई, हो गई। वो बीच में आगे, इसलिए मैं नहीं कह पाया। तो मैं फिर आपको प्लीज जल्दी खत्म करिए, जल्दी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं शॉर्ट में, संक्षेप में, कि जो इस देश के महान विभूतियां होती दुनिया में नहीं रहती, उनको स्मरण करते हुए उनके नाम पे योजनाएं चलती हैं। ये जो स्टेडियम का नाम अहमदाबाद, धन्यवाद धन्यवाद। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ के नाम यस माननीय पार्लियामेंट प्रमोद जी प्लीज टेक योर क्योंकि यस मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, जयराम जी भी कांग्रेस के लोग बार बार ये मुद्दा उठाते रहते हैं। इस देश में सरकारी, जो माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा, सरकारी कार्यक्रम, सरकारी जगह, सरकारी रोड, सरकारी मकान, ये जितना भी सरकारी चीज है, चाहे स्टेडियम हो चाहे कोई भी हो, सरकारी चीज को आप लोगों ने एक परिवार का नाम में पूरा रखा। जो लिस्ट शिवराज जी ने बताया वो भी पूरा लिस्ट अभी तक दिया नहीं है। एक जो बार बार आप लोग जिक्र करता है, वो भारत सरकार का पैसा से कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। एक गुजरात का अपना एक निजी है, एसोसिएशन है, वो सरकारी संस्था नहीं है। वो अपने आप से एक स्टेडियम बनाया, उस पे ये टूट पड़ते हैं। ये तो पूरा सरकारी पैसा, सरकारी संस्था, सारे सरकार कार्यक्रम को ही एक परिवार के नाम में पूरा झोंक दिया है इन लोगों ने। माने जी सर ये लोग क्या पाठ पढ़ाते हैं सर? स्वयं जब इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव जी जीवित थे तब इनको भारत रत्न अपने हाथ तो पहने। माननीय जोशी जी अब आप बोलिए जी। मैं हर एक महापुरुष की गरिमा का सम्मान करता हूं और मैंने हर एक नाम पूरे सम्मान और आदर के साथ लिए हैं। ये मेरा स्वभाव है। लेकिन माननीय उपसभापति महोदय, जब प्रमोद जी ने पूछा ही है, तो जिन्होंने ये उद्घोष किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उनके नाम पे कितनी योजनाएं रखी गई। महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने कहा था खून की अंतिम बूंद दे दूंगी, अपनी झांसी नहीं दूंगी, कितने लोगों का नाम रखा था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिनने कहा था इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। कितनी योजनाओं का नाम रखा। चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के नाम पर कितनी योजनाओं का नाम रखा। मैं दर्जनों नाम महापुरुष हैं। हमारा देश धन्य है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनने पूरे देश को एक किया, 650 रियासतों का विलय करके भारत को यह स्वरूप प्रदान किया। कितनी योजनाओं का नाम रखा। अगर प्रणाम करना है तो हर एक महापुरुष को प्रणाम करो, पार्टी और खानदान देखकर प्रणाम मत करो। लेकिन उपसभापति महोदय, मैं महासंग्राम की बात कर रहा था। सचमुच में मैं पहले डर गया था और इसलिए कई जगह गया। मैं ग्राम सभा में समझाया, भैया बीजी विकसित भारत जी राम जी है। अब मैंने देखा संग्राम कब होगा। पहले भीषण संग्राम की तारीख 5 जनवरी तय हुई। 5 जनवरी को हमने देखा कुछ नहीं हुआ, बोले अब 8 जनवरी को होगा। 8 जनवरी को नहीं हुआ, फिर कहा 10 जनवरी को होगा। देश में कहीं संग्राम देखा माननीय उपसभापति महोदय?
मैं देश भर में घूमता रहा कि कहाँ संग्राम है, संग्राम तो देखूं। और वो फोटो भी मैंने देखी, सर पे गमछा, कंधे पे कुदाल, लेकिन नीचे जीन्स का पैंट। संग्राम महाभीषण होगा। ऐसा मत डराया करो। माननीय उपसभापति जी, पत्ता भी नहीं हिला, पत्ता भी। ये इनका विश्वास है और ये इनकी हालत है। कहां मजदूर मैदान में उतर, मैं पूछना चाहता हूं, कहां जनप्रतिनिधि मैदान में आए, कहां नरेगा कर्मी मैदान में आए। इसलिए माननीय उपसभापति महोदय कि मोदी जी के साथ विश्वास है, जनता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। और देश ने स्वीकार कर लिया कि विकसित भारत जी राम जी ये मनरेगा से बहुत बेहतर योजना है। और माननीय उपसभापति महोदय, वो भी बता रहा हूं, पहले तो मैं ये बता दूं कि आप बड़े चिंतित थे, कई माननीय सदस्यों ने, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन उनकी आशंकाओं का जवाब दे रहा हूं। पहले तो कहा कि बजट में प्रावधान ही नहीं होगा, ये सरकार खत्म करना चाहती मनरेगा। बजट कहां से आएगा, राज्य पैसा कहां से देंगे। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे गर्व है अपने नेतृत्व पर, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर, और मैं वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पहली बार 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो केवल केंद्र का हिस्सा है, केंद्रीय बजट में यहाँ किया गया। अब तक का सबसे बड़ा प्रावधान माननीय उपसभापति महोदय। और हम तो प्रावधान करते ही क्योंकि योजना लेके आए थे। ये आशंका जता रहे थे, ये आशंका जता रहे थे कि राज्य सरकार पे विकास पैसा कहां से आएगा, राज्य सरकार बजट में कहां से प्रावधान करेगी। आज माननीय उपसभापति महोदय, ये योजना इतनी अच्छी है जिसको देश की जनता ने स्वीकारा है, प्रशंसा की है। राज्य सरकारों ने भी अपने बजट में प्रावधान कर दिया। आप जानते हैं इस समय राज्य सरकारों के बजट में प्रावधान हो रहे हैं। मैं उन राज्यों के नाम बताना चाहता हूं माननीय उपसभापति महोदय। आप कहते थे राज्यों के पास पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। भारत की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है। केंद्र का बजट भी बढ़ रहा है, राज्य का भी बढ़ रहा है। केंद्रीय करों में राज्यों को ज्यादा हिस्सा दिया जा रहा है। और इसलिए राज्य देखिए, झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपकी सरकार है। बजट में प्रावधान कर दिया 1986 करोड़ रुपया। केरला हमारी सरकार नहीं है, लेफ्ट की सरकार है, प्रावधान कर दिया 1000 करोड़। पंजाब में संजय भाई हमारी सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, प्रावधान किया 610 करोड़ 40 लाख रुपया। जम्मू कश्मीर हमारे मित्र कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, वहां केवल 10% देना है राज्य को, 216 करोड़। हिमाचल प्रदेश, प्रमोद जी हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की। आप कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, हिमाचल ने प्रावधान कर दिया 143 करोड़ रुपया, सोचो, कांग्रेस की सरकार ने। मिजोरम में 130 करोड़ रुपया, तमिलनाडु ने प्रावधान किया, तेलंगाना प्रावधान कर रहा है, उत्तर प्रदेश 4578 करोड़, छत्तीसगढ़ 4500 करोड़, मध्य प्रदेश 4171 करोड़, बिहार 1892 करोड़, राजस्थान 4000 करोड़, आंध्र प्रदेश 3840 करोड़, उड़ीसा 2230 करोड़, आसाम 108 करोड़, मेघालय 800 करोड़, गुजरात 600 करोड़, मणिपुर 259 करोड़ 60 लाख, त्रिपुरा 173 करोड़, हरियाणा 148 करोड़, नागालैंड 118 करोड़, अरुणाचल प्रदेश 48.2 करोड़, उत्तराखंड 42.3 करोड़, सिक्किम 18.88 करोड़, गोवा क्योंकि उसमें गांव ही बहुत कम है 2.8 करोड़। महाराष्ट्र ने प्रावधान कर दिया। केवल एक सरकार रह गई जिसने प्रावधान नहीं किया, जयराम जी, वो है कर्नाटक सरकार। यही एडवाइस किया है जयराम जी ने। कर्नाटक में शायद दादागिरी कर दी खड़गे जी ने, डरा दिया सिद्धरामैया जी को, कर मत देना, हमने विरोध किया, कर मत देना, हमने विरोध किया, कर मत देना, हमने विरोध किया है।
अब मुझे तो कांग्रेस की नीति, नेता और नियत ही पता नहीं चलती क्या है। एक नेता बजट में प्रावधान कर रहा है, एक मुख्यमंत्री बजट में प्रावधान करते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री बजट में प्रावधान नहीं करते। ना नीति, ना नेता, ना नियत। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। ये आज कांग्रेस की स्थिति है। कोई प्रावधान कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। अब कांग्रेस की हालत क्या है, आप सोच के देखिए। टुकड़े टुकड़े दिल हो गए। मुझे उसके बारे में विस्तार से बात नहीं करना, माननीय सभापति महोदय, लेकिन मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, मनरेगा के बारे में भी। मनरेगा को किसने ढंग से लागू किया? योजना यूपीए की सरकार थी। ये आरोप लगाते हैं कि हम योजना खत्म करना चाहते थे। अगर योजना समाप्त करना होता, मजदूरों का हित ध्यान में नहीं होता, तो योजना 14-15 में खत्म हो जाती। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी है, किसी दूसरी सरकार ने योजना चला इसलिए नाम नहीं बदलेंगे, उसको बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे। और मैं दावा करता हूं यूपीए की सरकार से कई गुना बेहतर अगर मनरेगा को चलाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और मैं केवल भाषण देकर नहीं कह रहा हूं, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। माननीय उपसभापति महोदय, कुल मिला के जब यूपीए की सरकार थी, जयराम जी के पहले जब मनरेगा नाम था तब की बात कर रहा हूं, तब आपने खर्च किए 2,12,409 करोड़ 2006-07 से 13-14 तक, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए 8,58,346 करोड़ 71 लाख रुपए। कांग्रेस को आगे लेके दिल पे हाथ रख के जरा बोलिए, क्या हम मनरेगा खत्म करना चाहते हैं, मजदूरों का भला नहीं चाहते? तो क्या 8,58,346 करोड़ 71 लाख रुपए हम खर्चा करते? आरोप लगाए गए राज्यों से भेदभाव के। माननीय उपसभापति जी, मैं यूपी और एनडीए के सरकारों में किस राज्य को कितना पैसा दिया गया है मनरेगा के तहत, आज वो भी एक बार सदन के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश, यूपीए की सरकार ने 26,260 करोड़ रुपया दिए और मोदी जी की सरकार ने 76,570 करोड़ 31 लाख रुपया दिए। अरुणाचल प्रदेश, आपने 393 करोड़ दिए, बस हमने दिए 3,787 करोड़। किरण जी, और ऊपर से 55 लाख और एडिशनल। आसाम 4,668 करोड़ आपने दिए, 19,232 करोड़ 55 लाख हमारी सरकार है। बिहार 9,649 करोड़ आपने दिए, लेकिन 51,841 करोड़ हमने दिए। छत्तीसगढ़ आपने दिए 11,155 करोड़, हमने दिए 33,485 करोड़। गुजरात को आपने 3,103 करोड़ दिए, हमने 12,985 करोड़। हरियाणा 1,477 आपने दिए, हमने दिए 4,942 करोड़। हिमाचल प्रदेश आपने दिए 2,766 करोड़, हमने दिए 9,372 करोड़। जयराम जी, जम्मू एंड कश्मीर में आपने 2,853 करोड़, हमने 11,768 करोड़। झारखंड आपने दिए 7,458 करोड़, हमने दिए 25,317 करोड़। और कर्नाटक का भी सुन लो प्रहलाद जी, यूपीए की सरकार ने 8,739 करोड़, हमने दिए 48,667 करोड़ 48 लाख। यहाँ देवगौड़ा जी है, देवगौड़ा जी भी बैठे हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। केरला आपने दिए 5,016 करोड़, मोदी जी की सरकार ने 34,211 करोड़। कहां भेदभाव मानिए? मध्य प्रदेश आपने 21,076 करोड़, मोदी जी ने दिए 61,922 करोड़ 63 लाख।
महाराष्ट्र आपने दिए 4,655 करोड़, एनडीए की सरकार ने 29,595 करोड़, मणिपुर 2,670 करोड़, यूपीए एनडीए 6,472 करोड़ 98 लाख, मेघालय 1,372 करोड़, हमने दिए 10,782 करोड़, मिजोरम 1,525 करोड़, हमने दिए 5,022 करोड़, नागालैंड 2,821 आपने दिए 5,781 करोड़ किरण जी एनडीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दिए। उड़ीसा आपने 6,790 करोड़, हमने 38,986 करोड़ दिए। पंजाब संजय भाई साहब 858 करोड़ दिए थे यूपी ने, एनडीए ने 10,028 करोड़ 59 लाख रुपया पंजाब को दिए। के सामने कांग्रेस को राजस्थान में 23,353 आपने दिए, 79,350 करोड़ मोदी जी की सरकार ने दिए। सिक्किम 468 करोड़ आपने दिए, 1,205 करोड़ एनडीए की सरकार ने दिए। और तमिलनाडु में माननीय उपसभापति महोदय भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं इस महान सदन के माध्यम से तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हुए, पूरे यूपीए ने पूरे कार्यकाल में 16,559 करोड़ दिए थे और नरेंद्र मोदी जी ने 86,174 करोड़ 63 लाख, कहा 16 और कहा 86। ये तुलना है, ये वास्तविकता है। हमारे मन में किसी के लिए भेद नहीं है। त्रिपुरा 4,595 करोड़, हमने दिए 10,563 करोड़। उत्तर प्रदेश 25,100। इसमें यह भी देखें कि एनडीए शासित राज्यों में अगर परसेंटेज के हिसाब से दे तो उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी दूसरे राज्यों में हुई। और इसलिए हम कहते हैं हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, सबको बराबर मान, सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय। ये नीति अगर है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की है। मैं आज वेस्ट बंगाल का भी बता दूं। वेस्ट बंगाल प्लीज, बहुत आरोप लगाए जाते थे, भेदभाव कर दिया, पैसा काट लिया, लेकिन ममता दीदी यूपीए की सरकार ने और बंगाल के महान बंगाल के भाइयों और बहनों प्रणाम करके सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, यूपीए ने दिए 14,985 करोड़ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए 54,415 करोड़ 67 लाख। हम भेदभाव करते हैं, हम भेदभाव करते हैं। माननीय सभापति महोदय, पूरी उपसभापति महोदय, Point of order, Sukhendu Sekhar Rai ji, please. Roll 239, yes. हाँ, Sukhendu Sekhar Rai ji. So, because the Honorable Minister has made certain remarks about West Bengal and how much money has been allotted to West Bengal, he has clarified. But through you, I am putting a question to the Honorable Minister under this Rule 239, that whether it is a fact that the Calcutta High Court and the Supreme Court directed the Union government to release the pending funds to government of West Bengal in regard to Manrega. Thank you. Until today, Thank you. no fund has been allotted in spite of the court order. Thank you. Thank you. Clarify this point. Thank you. Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, पहली बात तो मैंने ये बताया कि 54,415 करोड़ 67 लाख रुपया एनडीए की सरकार ने दिए। दूसरी बात मैं ये बताता हूं, माननीय उपसभापति महोदय, जब व्यापक पैमाने पर ये शिकायतें आई कि बंगाल में It's not fair. Sukhendu Sekhar Rai, you are senior. Nothing is going on. No. वहां की सरकार ने योजनाओं का दुरुपयोग किया। No. I allowed you. Sir. दुरुपयोग किया। आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। मजदूर के बजाय मशीनों से काम, ठेके पे काम, एक काम को कई टुकड़ों में बांट के लाभ कमाना और केवल जनता के हक को लूट के अपने केडर के पेट भरने का काम किया। तब हमने रोक लगाई। माननीय सभा टीम गई वहां, टीम ने पश्चिम बंगाल में निरीक्षण किया और राज्य सरकार को कहा कि ये गड़बड़ें हो रही है, इन गड़बड़ों को रोकिए। पश्चिम बंगाल ने गड़बड़ें नहीं रोकी और इसलिए तब उस पैसे पर रोक लगाई गई। लेकिन इसके बाद माननीय उपसभापति महोदय,
मनरेगा चालू करने का निर्देश और आदेश यहां से हुआ पश्चिम बंगाल को, लेकिन हमने हाई कोर्ट ने जो कहा वो शर्त लगाई कि पैसे का मिसयूज नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। हमने शर्तें लगाई तो वो शर्त फाड़ के फेंक दी गई, और इसलिए माननीय उपसभापति महोदय वहां राशि रुकी थी, लेकिन हाई कोर्ट के हर फैसले को मानने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और पश्चिम बंगाल की महान जनता के कल्याण में हमारी सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। मेरे ही विभाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग आता है, उसके पैसे पश्चिम बंगाल को दिए गए। कृषि विभाग की सारी योजनाओं के पैसे पश्चिम बंगाल को दिए गए। जहां गड़बड़ होगी माननीय उपसभापति महोदय, वहां तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, केवल खाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता। टीएमसी सरकार। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज ये पूछना चाहता हूं, दिक्कत क्या है विकसित भारत जी राम जी से? मनरेगा ने, माननीय उपसभापति महोदय, मनरेगा में जब व्यापक पैमाने पर गड़बड़ें प्रकाश में आई, Nothing is going on record. बैठे आप। आज मैं इस महान सदन के माध्यम से उपसभापति महोदय कहना चाहता हूं, मनरेगा में गड़बड़ी की अनेक शिकायत थी, और ये शिकायत सोशल ऑडिट में भी आई, और थोड़ी बहुत नहीं थी। 11 लाख शिकायतें की गई, 11 लाख शिकायतें राशि के दुरुपयोग की आम जनता ने की, सोशल ऑडिट में की। मजदूर नहीं, मशीनें काम कर रही है, ठेकेदार काम कर रहे हैं, एक काम के कई टुकड़े करके दिए जा रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं दिल्ली के एक परिवार में एक दिन भोजन करने गया। उस भोजन में घर में काम करने वाली जो झाड़ू पोंछा बर्तन करती है, वो बहन नहीं थी। तो ऐसी चर्चा में बात निकल आई कि आज तो काम वाली बाई नहीं आई। मैंने पूछा कि ये बात क्या हो गई, क्यों नहीं आई? ऐसी चर्चा हो रही थी, तो उनने जवाब दिया कि वो हर 3 महीने में अपने गांव जाती है। इनका गांव परिवार से मिलने जाती होगी। बोले परिवार से मिलने नहीं जाती, मनरेगा के पैसे बैंक से निकालने जाती है। एक ऐसी घटना नहीं, उपसभापति महोदय, ऐसी लाखों लाख घटनाएं थी कि मजदूर काम ही नहीं कर रहे थे, फर्जी बिल बनते थे, फर्जी वाउचर बनते थे, फर्जी जॉब कार्ड बनते थे, और मजदूर का पैसा खाते में डाल के बंदर बांट हो जाती थी। 20% तू ले जा, 80% हमें दे जा। ये व्यापक पैमाने पर, ये शिकायत। सुखेंद्र शेखर राय जी, आप यू आर वेरी वेल बिहेव्ड पर्सन, प्लीज नथिंग इज गोइंग आउट। नो, आई एम नॉट अलाउड। और ये मैं किसी एक राज्य के बारे में नहीं कह रहा हूं सभापति, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोलो। ये किसी एक राज्य के बारे में नहीं कह रहा, व्यापक पैमाने पर अलग अलग राज्यों से इस तरह की शिकायतें आना प्रारंभ हुई, और तब यह विचार हुआ क्या मनरेगा अपने उद्देश्य में सफल रही है? माननीय उपसभापति महोदय, कई जगह मजदूरों की उम्र देखी तो मैं हैरत में रह गया। 80 साल की मां मनरेगा की मजदूर है, 78-75 साल की मां मजदूरी की करने जा रही है। और इसलिए एक बार व्यापक पैमाने पर जांच पड़ताल में सामने आया कि व्यापक पैमाने पर हेराफेरी हो रही है, और इसलिए एक विचार और मन में आया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी धनराशि जो मैंने अभी बताया, लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा तो ये एनडीए की सरकार में खर्च किए गए, कि ये राशि बंदरबांट में जानी चाहिए? क्या इस राशि से मजदूर का भला नहीं होना चाहिए? क्या इस राशि से गांव का विकास नहीं होना चाहिए? क्या विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण में राशि काम नहीं आनी चाहिए? और तब यह विचार आया कि अब समय आ गया है, छोटे मोटे सुधार पहले होते रहे, सीधे खाते में पैसे डालने की व्यवस्था से लगा के कई तरह के प्रयत्न किए, लेकिन तब यह विचार मन में आया कि अब ठेगड़े लगाने से काम नहीं चलेगा, मनरेगा के पूरे स्वरूप को बदलने की जरूरत है, ताकि इस पैसे का सही उपयोग मजदूर के लिए भी हो और मजदूर के साथ साथ गांव के विकास के लिए भी हो। और तब पूरा विचार करके लाई गई विकसित भारत जी राम जी योजना। पूरे विचार के बाद लाई गई, अचानक नहीं लाई गई। और उसमें माननीय उपसभापति महोदय क्या प्रावधान किए, मैं पूछना चाहता हूं। इस पूरी मनरेगा की मूल थीम और प्राण अगर थी तो गरीब मजदूर को रोजगार, और आज मैं कह रहा हूं ये जो मूल भाव था
इस भाव को और मजबूत किया गया है। 100 दिन नहीं, 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, उसकी गारंटी देने का काम रहा। अब इसमें आपत्ति क्या है माननीय उपसभापति महोदय? क्यों महासंग्राम होगा जब मजदूर को 125 दिन काम की गारंटी है? और केवल गारंटी नहीं है, उसके बजट में प्रावधान है। केंद्र और राज्य का पैसा आप मिला लें तो एक अनुमान के हिसाब से ये 1,51,282 करोड़ रुपया होता है। माननीय उपसभापति महोदय, यूपीए की सरकार ने तो कभी 40,000 करोड़ से एक साल में ज्यादा खर्च नहीं किया। और जयराम जी जानते हैं अच्छी तरह, एक बार 40,000 करोड़ तक गया, फिर घटा के 33,000 करोड़ कर दिया, उसी में कटौती। केवल दिखावे के लिए योजना चलती रही। लेकिन अब बजट में पर्याप्त प्रावधान, एक तरफ 125 दिन के रोजगार की गारंटी, लेकिन दूसरी तरफ क्या इतनी विशाल धनराशि का उपयोग गांव के विकास में नहीं होना चाहिए? 1,51,282 करोड़ रुपया 5 साल में अगर देखोगे तो लगभग 8 लाख करोड़ रुपया आएगा। माननीय उपसभापति महोदय, 2,86,000 पंचायतें, 8 लाख करोड़ रुपया 2,86,000 पंचायतों के बीच में वितरित कीजिए, बांटिए 5 साल में, तो एक पंचायत में 2.25 से लेकर 3 करोड़ रुपया तक एक पंचायत में आएगा। और अगर माननीय उपसभापति महोदय, जनता के इस धन का सही उपयोग पंचायत के विकास में हो जाए तो गांव स्वर्ग बन जाएगा, गांव पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। और गांव के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता, संकल्प पूरा नहीं हो सकता, महात्मा गांधी का संकल्प सपना पूरा नहीं हो सकता। ये विकसित भारत जी राम जी मोदी जी ने महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए बनाई है। इसमें एक तरफ मजदूर को रोजगार, दूसरी तरफ गांव का संपूर्ण विकास। और गांव के विकास के लिए कौन कौन से काम मैं बताना चाहता हूं उपसभापति महोदय। जल संरक्षण के काम, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, जल संरक्षण की बात बापू भी करते थे माननीय उपसभापति महोदय। और इसलिए चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, तालाब, पुनर्तानोवा का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार, अलग अलग तरह की कई काम इसमें होंगे। लेकिन दूसरा प्रधानमंत्री का संकल्प है, मोदी जी का, संपूर्ण विकसित गांव। और संपूर्ण विकसित गांव एक आरोप हम पे लगाया गया, चर्चा में भी लगाया गया कि केंद्र भी योजनाएं थोप देगा, गांव के पास काम तय करने का अधिकार नहीं होगा। ये उल्टा मनरेगा में होता था, राज्य योजना थोप देता था कि फलाने काम करो, फलाने काम करो। अब विकसित भारत जी राम जी में यह तय किया है कि गांव के विकास की योजना दिल्ली नहीं बनाएगी, किसी राज्य की राजधानी नहीं बनाएगी। अगर विकसित गांव का प्लान कोई बनाएगी तो ग्राम सभा बनाएगी, गांव की पंचायत बनाएगी। गांव बैठ कर तय करेगा कि हमारे गांव में कौन सा काम होना चाहिए। और इसलिए गांव में सड़क हो, पुल पुलिया हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, ग्रामीण पुस्तकालय हो, विद्यालय हो, किचन हो, अतिरिक्त कक्ष हो, स्कूल परिसर की बाउंड्री हो, खेल के मैदान हो, शांति धाम हो, सामुदायिक कार्य हो, ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन हो, सामुदायिक स्वच्छता परिसर हो, कचरा पृथक्करण हो, सोलर लाइट हो, ग्रामीण पार्किंग क्षेत्र हो, परिवहन शेड हो, जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के कामों का रखरखाव हो, कोई भी विकास, क्या खेत की सड़क हो, कोई भी काम जो ग्राम सभा तय करेगी वो विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत ये सारे काम किए जाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, आजीविका से संबंधित काम, अगर ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से काम कर रही, वो कोई सेट बनाना चाहती, एफपीओ को किसी रचना की जरूरत है, वो भी इसके माध्यम से बनाए जा सकेंगे। ऐसे माननीय उपसभापति महोदय, आजीविका मूलक काम और आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए अगर कहीं ड्रेनेज का सिस्टम बनाना हो, कोई बाउंड्री वाल बनाना हो, कोई और दूसरा काम करना हो, तो वो भी काम इसके अंतर्गत किए जा सकते हैं। आप विचार करके देखिए माननीय उपसभापति महोदय, अगर ये सारे काम होंगे तो गांव कहां से कहां पहुंच जाएगा। और इसमें एक बात और, मनरेगा में मजदूरी कई बार डिले होती थी और डिले पे मजदूरी मिल जाए इसके कोई प्रभावी प्रावधान नहीं था। हमने इसमें प्रावधान किया
कि मजदूर को मजदूरी अगर देश से मिली तो मैं ब्याज के मजदूरी देनी पड़ेगी, उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, प्रावधान हमने। बेरोजगारी भत्ता नाम मात्र के लिए था, लेकिन इसमें तय किया कि रोजगार नहीं दे पाए 15 दिन के अंदर तो बेरोजगारी भत्ता देना भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये प्रावधान भी इसके अंदर किया है। और एक बात और मैं आपके माध्यम से मनरेगा कर्मियों को कहना चाहता हूं, जो रोजगार सहायक है, मैट है, अन्य मनरेगा कर्मी है, उनको 3-3, 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, वेतन नहीं मिलता था। जो प्रशासनिक व्यय वो अफसर इधर उधर खर्च कर देते थे। मनरेगा के कर्मियों को ये मजदूरी नहीं मिलती थी, वेतन नहीं मिलता था। अब प्रशासनिक व्यय बढ़ा के हमने 6% से कर दिया 9%, और उसमें भी नियमों में ये सुनिश्चित करेंगे कि रोजगार सहायक हो, मैट हो या काम करने वाला दूसरा मनरेगा जो बीजी विकसित भारत जी राम जी योजना में काम करने वाला दूसरा कर्मचारी, उसकी तनख्वाह पहले जाएगी, उसका वेतन, उसका मानदेय पहले जाएगा। इसका भी हम नियमों में प्रावधान करने का प्रयत्न करेंगे। माननीय उपसभापति महोदय, एक बात पर बड़ी चर्चा हो, 60 दिन काम नहीं देंगे, 60 दिन काम नहीं देंगे। माननीय उपसभापति महोदय, मैंने नहीं, जब माननीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे तो उनने भी चिंता व्यक्त की थी। रघुवंश बाबू, स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने, जब ये योजना बन रही थी तब किसी ने कहा 100 दिन से ज्यादा रोजगार क्यों नहीं, तो उन्हें खेती के कामों की चिंता की थी कि मजदूर नहीं मिलेंगे खेती के काम के लिए। आखिर हमारे छोटे छोटे किसान है, 86% किसान हमारा सीमांत लघु है, इसलिए इस बात का भी प्रावधान किया है कि 60 दिन जब राज्य शासन चाहे तो इस काम को बंद कर सकेंगे जब खेती का पीक सीजन हो, ताकि खेती में भी मजदूर मिल जाए, किसान का भी काम हो जाए, किसान की भी जय जय और मजदूर की भी जय जय। ऐसी योजना बनाइए, विकसित भारत जी राम जी योजना। अब इसमें माननीय उपसभापति महोदय, आपत्ति क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और इसलिए ये अच्छी योजना थी तो माननीय उपसभापति महोदय, महासंग्राम तो क्या संग्राम का कहे, अच्छा आप तो ये भी नहीं कह रहे कि संग्राम होगा, भूल ही गए। क्यों इतना डराया, पहले ये बताओ। डराने के बाद अब भूल गए। अब तो ये कांग्रेस तो माननीय उपसभापति महोदय आपदा में अवसर ढूंढती है। उस समय लगा के अभी मजा आ जाएगा, मजदूर सड़क पे आ जाएंगे, मोदी जी को घेर लेंगे, कुछ नहीं हुआ। अब ये मिडिल ईस्ट के चक्कर में घेरने, इनको इससे मतलब थोड़ी कि गैस मिले जनता को कि नहीं मिले, इनको तो लगता बस मोदी फंसे, अब मोदी फंसे, अब मोदी फंसे, मजा आ गया यार, बोले गैस नहीं मिल रही है। इस मानसिकता में काम करने वाले लोग। दुख की बात। माननीय उपसभापति जी, मैं कुल ग्रामीण बजट विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। 2004 से 14 के बीच केवल 4,90,000 करोड़ रुपया खर्चा हुए थे। 2014 के बाद पिछले साल तक 15,20,000 करोड़ रुपया खर्च करने का काम एनडीए की सरकार ने किया। हमारे ग्रामीण विकास के प्रति यह हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण है। माननीय उपसभापति महोदय, ग्रामीण विकास के बाकी कामों के लिए, रोजगार के लिए तो 1.25 लाख करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण आवास के लिए 54,916 करोड़ का प्रावधान है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए 19,200 करोड़ का, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ का प्रावधान है। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए भी 9,771 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वाटर सेट के लिए भी 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। ग्रामीण विकास के इतिहास में सर्वाधिक प्रावधान के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं और वित्त मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं। इनके समय गांव की हालत क्या थी? माननीय उपसभापति महोदय, मैं गांव में पैदा हुआ और गांव से पढ़ने भोपाल आए तो 13 किलोमीटर पैदल कीचड़ में चल के आते थे, तब कहीं बस मिलती थी, आने जाने के रास्ते नहीं थे। बरसात में गांव टापू बन जाते थे, टापू। अगर बरसात के महीने में कोई बीमार हो जाए तो खटिया पे डाल के डोली बना के कंधों पे लाद के सड़क तक लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। सड़क तक आते आते बच गए तो ठीक है, नहीं रास्ते में राम नाम सत्य हो जाता था और खटिया अर्थी बन के शमशान घाट पहुंचती थी, अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। यह हालत थी गांव की। कितने दिन आपने राज किया? 1947 से लेके 1964 तक स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, थोड़े से कार्यकाल के लिए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा जी ने सरकार चलाई, फिर राजीव जी ने सरकार चलाई। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्यों तुमने गांव की सड़कें नहीं बनाई? क्यों गांव को बेहाली और बदहाली के, क्यों बदहाल और बेहाल गांव को क्यों छोड़ा?
कोई सड़क नहीं, कोई रास्ता नहीं। माननीय उपसभापति महोदय, जब 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी और स्वर्गीय मोरारी जी भाई देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, तब कुछ गांव ने मुरम रोड देखे पहली बार। नहीं तो गड़वाट कांग्रेस का पहचान थी, गांव की गड़वाट। उसमें बैल और बछिया के साथ चलते चलो, बाकी कुछ था ही नहीं। सड़कों पर सड़कें थी नहीं, चलते कहां। लेकिन मैं गर्व के साथ आज प्रणाम करना चाहता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्हें गांव के इस दर्द को महसूस किया। और माननीय उपसभापति महोदय, 2000 में वो एक योजना लेके आए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अटल जी के चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनके कंठ पर विराजती थी और कीर्ति और प्रतिष्ठा उनकी आरती उतारती थी। वो भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार थे, भारत के मुकुट मणि थे। उनने भारत के इस दर्द को समझा और उस समय जो कविता उन्होंने पढ़ी थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च करते हुए उनने कविता पढ़ी थी, वो पंक्तियां मैं वैसी की वैसी पढ़ना चाहता हूं। अटल जी ने कहा था, स्वप्न देखा था कभी जो, स्वप्न देखा था कभी जो, आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। भूख जो जड़ से मिटा दे, भूख जो जड़ से मिटा दे, वह उगाना है हमें, प्यास ना बाकी रहे, वह जल बहाना है हमें। जो प्रगति से जोड़ दे, जो प्रगति से जोड़ दे, ऐसी सड़क ही चाहिए। देश सारा गा सके वह गीत गाना है हमें। एक नया संगीत देखो आज तो कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। उस महापुरुष के मन में ये विचार आया और तब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी। उसके पहले कभी गांव की सड़क की चिंता नहीं हुई, ये गांव की बात करते हैं। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, आज जो सड़कें बनी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण में 1,63,728 सड़कें, उनका निर्माण पूरा हो गया है। 2,39,347 करोड़ रुपए की। दूसरे चरण में 6,617 सड़कों का निर्माण हुआ। तीसरे चरण में 12,943 सड़कों के निर्माण का काम पूरा हुआ। और अब चौथे चरण में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 25,000 नई बसाहटें जोड़ने का लक्ष्य रखा है और प्रथम चरण की शेष सड़कें भी बनाई जाएगी और उसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान रखा है। और माननीय उपसभापति जी, ये केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें नहीं बनेगी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, आखिरी गांव कह के जिन्होंने कभी छोड़ दिया था, कभी सड़कें नहीं बनाई उपसभापति महोदय। हमारे सीमा के गांव पर शायद इनको डर था कि कहीं हमला हो गया तो इन सड़कों से दुश्मन तेजी से अंदर घुस जाएगा, इसलिए सड़क ही मत बनाओ। लेकिन आज नया भारत खड़ा है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा ये वाइब्रेंट ग्राम हमारे लिए आखिरी नहीं, पहले गांव है, पहले गांव। कितना भुगतते हैं वो जब युद्ध होता है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, समय उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन उन गांवों का संपूर्ण विकास और इसलिए वाइब्रेंट जो विलेज थे उनमें भी 1085 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और केवल इतनी धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 8,617 सड़कें आदिवासी क्षेत्र में बनाई गई और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय, उसके अंतर्गत भी वहां सड़कें बनाने का काम शुरू किया गया और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना अलग बनाई गई। मैं आज भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को माननीय उपसभापति महोदय बधाई देना चाहता हूं। वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित जिलों में सड़कों का निर्माण हो, वो उनके अध्यक्षता की कमेटी उसके लिए स्वीकृति देती है। और केवल वामपंथी उग्रवाद नहीं, इनके समय तो वामपंथी उग्रवाद पनपा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प लिया कि मार्च के अंत तक हम नक्सलिज्म को समाप्त कर कर ही चैन की सांस लेंगे।
आदि निर्दोष आदिवासियों का रक्त नहीं बहेगा। वो गांव ना कभी घुस नहीं सकते थे बस्तर के जंगल। आज विकास और निर्माण की नई गाथाएं लिखी जा रही है। आज वहां बारूदी सुरंगों में विस्फोट नहीं होता, होली के रंग खेले जाते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, तेजी से शांति स्थापित करने का काम वहां किया जा रहा है और इस काम के लिए अमित शाह जी का नाम इतिहास में दर्ज होगा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। हम उन इलाकों में भी सड़कें बनाने का महाअभियान चला रहे हैं और सड़क बनती है तो माननीय उपसभापति महोदय, केवल सड़कें नहीं बनती, लोगों की जिंदगी बदलती है। जब सड़क नहीं होती तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कीचड़ के कारण घर में ही बिना पढ़े रह जाते हैं। बेटियों के तो स्कूल जाने का सवाल नहीं है, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, बीमारों का इलाज नहीं हो पाता था। ये सड़कें हैं जिनके निर्माण के कारण मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है, क्योंकि डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की संख्या बढ़ी है। सड़क के कारण गाड़ी आती है और ले जाती अस्पताल में, तो अस्पताल में डिलीवरी होने के कारण चच्चा और बच्चा भी सुरक्षित रहते हैं। जब सड़कें नहीं थी, किसान को पूरी कीमत नहीं मिलती थी। एक बार मैं मध्य प्रदेश में दौरा करने गया, बुरहानपुर खंडवा जिले में, तो केला उत्पादक किसानों ने मुझे शिकायत की कि हमारा केला तो बेचने जाते तो हलवा बन जाता है। मैंने कहा हलवा कैसे बन जाता है? बोले इतने बड़े गड्ढे हैं, है ही नहीं कुछ, तो ट्रक में भरते हैं तो यहाँ से साबुत केला भरते हैं, भाव उतारते हैं तो हलवा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमको सड़कें बना दो। किसान कहते थे सही बात है कि 100 रुपया 200 रुपया कुंटल कम मिलते हैं, क्योंकि ट्रक वाला जाता नहीं था, जाता था तो ज्यादा पैसा लेता था। और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हैं कि एक किसान को 200-300 रुपया कुंटल ज्यादा दाम मिलने लगा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, ये बाकायदा थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट में जो बातें आई है वो बातें मैंने दोहराने की बात कही है। और माननीय उपसभापति महोदय, गांव गरीब की बात आए तो महिला के सशक्तिकरण के बिना पूरी हो नहीं सकती। ये भारत है, हमारा देश, जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे। गंगा गीता गायत्री है नारियां, सीता सत्या सावित्री है नारियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है नारियां। हमेशा देवी मान के जिस देश में माँ, बहन और बेटी की पूजा की, कालांतर में माननीय उपसभापति महोदय, कालांतर में देश की गुलामी के बाद माता और बहन के बारे में दृष्टिकोण बदला और बाद में तो हालत ये हो गई कि चिंता पैदा हो गई देश में। बेटी का पैदा होना अपराध हो गया था, सेक्स रेशियो पूरी तरह से बदल रहा था। कई राज्य ऐसे 1000 बेटों पे केवल 800 बेटियां पैदा हो रही थी, 810, 812 बेटियां। और तब अगर चिंता की तो इस सरकार ने, मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी सरकार है जिस राज्य में बनी, महिला के सशक्तिकरण के व्यापक पैमाने पर काम हाथ में लिए गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया। कन्या स्कूल जाए, इसके लिए विशेष रूप से अभियान चलाए गए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना जैसी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए और मेरे जैसे अदने कार्यकर्ता जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने तो हमने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई और ये तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो बोझ नहीं, वरदान होगी। बेटी के पैदा होते ही हमारी कल्पना थी कि बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए। बेटी के पैदा होते ही इतने पैसे उसके अकाउंट में डालेंगे कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में 12500, कॉलेज में फिर 12500 और 21 साल की होगी तो सीधे 1,18,000 रुपया मिल जाएंगे। बेटी पैदा होगी तो लखपति ही पैदा होगी, ये संकल्प लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का दृष्टिकोण था और उसके कारण परिवर्तन आए। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना जैसी योजना ने मातृ मृत्यु दर, उन्हीं बेटियों ने सबसे पहले मुझे मामा कहना शुरू किया। और आज मध्य प्रदेश में 56 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, जिन बेटियों को मैंने गोद में खिला के, बाहों में झुला के, उछाल के मैं गोद में लेता था, वो अब कॉलेज में पढ़ती है और मामा मामा कहती तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता और जिंदगी धन्य हो जाती है, जिंदगी धन्य हो जाती है सचमुच में। ऐसे एक नहीं, अनेकों योजनाओं की श्रृंखला है जो भाजपा शासित राज्यों ने चलाई।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, एक योजना हमने चलाई, आज प्रासंगिक होगा माननीय उपसभापति महोदय, आज यहां बताना प्रासंगिक होगा। जब गांव में मजदूर करने वाली बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 2 दिन पहले भी खेतों में मजदूरी करने जाती थी, 2 दिन पहले भी। और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन भी नहीं होते थे कि अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के और फिर से खेतों में मजदूरी करने पहुंच जाती थी। तब हमने तय किया कि बेटा बेटी के पैदा होने के पहले 4,000 रुपया देंगे गर्भवती बहन को, और पैदा होने के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे, ताकि घर पर रहकर महीने 2 महीने वो आराम कर सके। ऐसी एक नहीं, अनेकों योजनाओं की श्रृंखलाएं थी। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में माननीय उपसभापति महोदय, हमारी गांव की गरीब बहनें जो कई बार 1,500 रुपए के लिए परेशान हो जाती, दिन भर मेहनत करने के बाद 1,500 रुपए पास में आते थे, उनके लिए ये स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक अभियान चला। और आज मुझे कहते हुए माननीय उपसभापति महोदय प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी दृष्टिकोण के कारण, और हर एक माता को तो वो देवी के रूप में देखते हैं, इस दृष्टि के कारण आज स्व सहायता समूहों से 10 करोड़ से ज्यादा बहनें जुड़ चुकी है। 10 करोड़ 90,90,000 स्व सहायता समूह में 10 करोड़ बहनें जुड़ी है। और बहनें केवल जुड़ी नहीं है माननीय उपसभापति महोदय, अलग अलग तरह के कामों में। वो बता रहा हूँ रमेश जी, अब गुस्सा क्यों हो जाते थे? बता रहे। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय जयराम जी रमेश का मैं बहुत आदर करता हूं। इनसे मैंने सिंसियर और गंभीर ऐसा सांसद नहीं देखा जो 24 मतलब पूरे जब संसद चलती पूरे समय बैठे हुए मैंने देखा है। मैं उनका बहुत आदर करता हूं सचमुच, लेकिन गुस्सा उनके चेहरे पर फबता नहीं है। आप मुस्कुरा के बोलिए ना, अब मामा तो सबको प्यार करता है, लेकिन मैं बता रहा हूं वो भी जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज, आपके समय 21 लाख स्व सहायता समूह बने थे, बढ़ा के हमने कर दिए 90,90,000। और आपके समय केवल 2 करोड़ बहनें जुड़ी थी, अब 10 करोड़ से ज्यादा बहनें जुड़ी है। ये भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। और वितरित ऋण जो उन बहनों के खाते में रिवॉल्विंग फंड अलग जाता है, फिर बैंक लिंकेज से जोड़ा, बहनों को कई कामों से जोड़ा, कामों से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण प्रदान किया, और प्रशिक्षण करने के बाद किसी न किसी काम के लिए बैंक लिंकेज मिले, इसका इंतजाम किया। फिर उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग, पैकेजिंग, सरस मेला जैसे प्लेटफॉर्म, ताकि उनके सामान का प्रचार भी हो सके, वो बिक भी सके, ये प्रयास प्रारंभ किए। वितरित ऋण जो थी, लोन था, उसकी राशि थी पहले पूरे समय में 11 से 14 तक 22,000 करोड़, और अब बढ़ के ये हो गई है 12,04,000 करोड़। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच का परिणाम, ये सरकार की सोच का परिणाम है। और जो पूंजीगत सहायता दी गई है रिवॉल्विंग फंड जैसी, उस समय तो जयराम जी माथे पे हाथ मत रखिए, मामा की आंखों में झांक के देखिए। आपने 15 से 1 करोड़ रुपया दिए, हमने 61,086 करोड़ 51 लाख रुपया दिए। अगर मैं पूरी गाथा सुनाऊंगा तो आजीविका मिशन में पूरा समय चला जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने एक नया कॉन्सेप्ट, जिसने पूरे देश में हमारी ग्रामीण बहनों को नए उत्साह से लवरेज कर दिया, भर दिया। और उन्होंने कहा हर बहन को लखपति दीदी बनाना हमारा टारगेट है, हर बहन को लखपति दीदी बनाना है। और लखपति दीदी बनाने के लिए अभियान चला। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, और ये बनना था 2027 तक। लेकिन 1.25 साल पहले ही मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की पूरी टीम को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1.25 साल पहले 3 करोड़ लखपति दीदी का टारगेट हमने पूरा कर दिया। 3 करोड़ लखपति दीदी बन गई। जो लखपति जिनकी आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा है, लेकिन प्रधानमंत्री कहां बैठने देते हैं। 3 करोड़ पूरा नहीं हुआ कि बोले अब 6 करोड़ बना, तो हम 6 करोड़ के काम में जुट गए। और केवल प्रधानमंत्री जी ने कहा हम बैठे नहीं, हैदराबाद में हमने बैठक बुलाई
और उस मीटिंग में माननीय सारे बैंकर्स बुलाए, स्टेक होल्डर बुलाए और हमने तय कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। ये 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा होगा। लक्ष्य भी तय किया, रोड मैप भी बनाया और कई तरह के काम, छोटे छोटे काम तो करेंगे, बड़ी पापड़ अचार, लेकिन अब केवल ये काम नहीं करेगी बहनें। काम कोई छोटा नहीं होता, मुर्गी पालन, बकरी पालन, पशुपालन, द्रोण दीदी, बैंक सखी, पशु सखी, कृषि सखी, ये तो सब बनेंगी। लेकिन अब बहनों को उद्यमी बनाने का काम भी अब हम करके दिखाएंगे। इंडिविजुअल बहनें भी कैसे लखपति बने समूह के अलावा, और वो अलग अलग तरह के उद्यम प्रारंभ करें, उस दिशा में भी हम कदम बढ़ाएंगे। और हमने तय किया है माननीय उप सभापति महोदय, उसके लिए हम 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया बैंक लिंकेज भी कराएंगे और 1.5 लाख करोड़ रुपया इंडिविजुअल दीदी को भी उद्यमी बनाने के लिए दिलाएंगे। और सारी दुनिया देखेगी कि एक दिन 6 करोड़ लखपति दीदी भी बन जाएगी। माननीय उप सभापति महोदय, हमारा तो संकल्प और सपना है कोई बहन गरीब ना रहे। क्यों किसी बहना की आंखों में आंसू रहे? क्यों वो थोड़ी मोड़ी राशि के लिए अपनी हाथ फैलाए? नारी तू नारायणी, इस लखपति दीदी अभियान ने उस बहन की सृजनात्मक क्षमता को आज दुनिया के सामने ला के खड़ा कर दिया है। मेरी वो बहनें जो कल तक घूंघट में रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, रोटी केवल बनाने का काम करती थी, आज जब माइक पे आती है तो ऐसा बोलती है कि बड़े बड़े नेताओं के छक्के छूट जाते हैं। केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हुआ, आर्थिक सशक्ति के साथ साथ शैक्षणिक सशक्तिकरण भी हुआ है और सामाजिक सशक्तिकरण भी हुआ है। पहले वो जानी जाती थी कि ये राम सिंह की औरत है, अब आजकल लोग कहते हैं ये राधा का पति है। ये हालत है। उन्होंने अपनी क्षमता से, अपनी रचनात्मकता से, अपनी मेहनत से एक नया इतिहास रचा है। कभी किसी कवि ने लिख दिया था, नारी तू केवल अबला है, या आंचल में है दूध और आंख में पानी। लेकिन आज वही बहनें कह रही है, आज आसमां मैं हूं ऊपर और आसमां नीचे, जमाने से वो आगे चल रही है। ये चमत्कार हुआ है लखपति दीदी अभियान के कारण, ग्रामीण आजीविका मिशन के कारण। और ये अभियान तब तक जारी रहेगा उप सभापति जी, तब तक जारी रहेगा जब तक एक एक बहन को हम लखपति नहीं बना देते। कोई बहन गरीब नहीं रहेगी हिंदुस्तान की धरती पर। यह संकल्प प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसको पूरा करने में हमारा विभाग। और आज देखिए राजनीतिक सशक्तिकरण, अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 बहनें चुन के आई है। जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डी बाई, श्योपुर जिले की एक आदिवासी महिला, सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती थी, आज राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और लाल बत्ती की गाड़ी लगा के, झंडा लगी गाड़ी में बैठती है तो बहनें फूली नहीं समाती। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सरपंच, अलग अलग पदों पर पहुंचने का काम आज हमारी ग्रामीण क्षेत्र की ये बहनें स्व सहायता समूह की कर रही है। और वो दिन भी दूर नहीं है जब कई बहनें राज्यसभा और लोकसभा की शोभा और बढ़ाने का काम करेगी। ये राजनीतिक सशक्तिकरण, ये चमत्कार है, ये बड़ा परिवर्तन है जो भारत की इस पवित्र भूमि पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और माननीय उपसभापति महोदय, जब बहनों की बात आती है तो केवल बहनों के लखपति बनने से काम नहीं चलेगा, रहने के लिए बढ़िया घर भी चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जब कच्चा मकान होता है, केवल झोपड़ी में रहते हैं, तो वैसी जिंदगी की कितनी दिक्कतें होती है ये समझने की जरूरत है। कच्ची झोपड़ी घास फूस की, घनघोर बारिश आ गई, पानी रात भर घर के अंदर गिरता है, पूरा परिवार सो नहीं पाता, छूते पानी के सामने खाली बर्तन रख के कोशिश करता है उसके कच्चा फर्श खुद ना जाए, दलदली ना बन जाए, इस बात के वो प्रयत्न करता है। कच्चा घर मतलब जिंदगी, केवल बरसात में घर नहीं टूटता, गरीब की जिंदगी भी टूटती है, आशाएं भी टूटते हैं, बच्चों के सपने भी टूटते हैं और उसका भविष्य भी बिखरता है। और इसलिए एक घर जरूरी है परिवार को आसानी से रहने के लिए। मैं कहना चाहता हूं, जब ग्रामीण गरीबी थी
तब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी जो देश के बहुत बड़े नेता थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, जब वो पार्टी का काम करते थे तो वो एक अधिवेशन में एक कविता कही थी, अगर उस समय कोई मौजूद हो तो उसको याद होगी। वो कविता मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था, टूटे घोर घरेंदे तेरे, टूटे घेर घरोंदे तेरे, टूटी तेरी खटिया रे, अंधियारे में कटे जिंदगी, बिना दिया बिन डिबिया रे, तेरे घर वाली के फटी फटाई अंगिया रे, और इस संवाद में आग लगा दे, क्रांति भरे अंगारों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। ये स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने कहा था। और हमारी सरकार जहां जहां आई और प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार ने गरीबों के घर बनाने का संकल्प लिया, फैसला किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 4 करोड़ घर बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो गया है। पक्के मकान उन ग्रामीण गरीब बहनों और भाइयों को मिल रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई कि राशि कम है, राशि कम है, राशि कम है। जब उधर की सरकार थी तो केवल सूखे 70,000 मिलते थे, और उनमें भी हालत ये हो जाती थी कि पैसा पहले तो नगद दिया जाता था, बाद में चेक दिया जाता था, नाम सूची में जोड़ने वाले ही आधे पैसे रख लेता था, आधे पैसे वो खुद ही रख लेता था, पैसे गरीब तक पूरे पहुंचते नहीं थे। उस समय तो एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े मायूस हो कर कहा था, हम क्या करें, 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। वो मजबूर थे, लेकिन मजबूत प्रधानमंत्री है जो 1 रुपया भेजता है तो पूरा का पूरा 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। ये परिवर्तन है। माननीय उपसभापति महोदय, तय हुआ गरीब को घर देंगे, 1,20,000 रुपया देते हैं, लेकिन 1,20,000 अकेला नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया अलग मनरेगा की मजदूरी से कन्वर्जेंस किया, क्योंकि गरीब घर बनाता है तो मजदूर भी खुद ही हो जाता है। 90 से 95 दिन की मजदूरी देने का काम करते हैं, ये मिला के लगभग 1.5 लाख हो जाता है, लेकिन 1.5 लाख नहीं है। जब कोई प्रधानमंत्री कल्पनाशील मस्तिष्क का धनी होता है तो एक योजना को संपूर्ण कैसे बनाता है, ये देखिए। घर के साथ जो जो योजनाएं जोड़ी, उससे केवल घर नहीं, घर में बहन को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन। याद कीजिए उपसभापति महोदय, आपने भी गांव में वो मजबूरी देखी थी। बरसात के दिनों में लकड़ी गीली हो गई, जहां तहां से तोड़ ताड़ के लेके आई बहन, और चूल्हे में ठूसी, घंटों फूंकती रहती थी चूल्हा, धुआं उसके फेफड़ों के अंदर जाता था, कितनी बीमारियों का शिकार होती थी। इनकी सरकार इतने दिनों रही, बहन के इस दर्द को समझा, क्या संवेदना थी उस समय की सरकार में। अगर इस दर्द को महसूस किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया, और ये फैसला किया, ऐतिहासिक फैसला, कि गांव की गरीब बहन के घर में भी गैस कनेक्शन क्यों ना हो। और अब ये तय किया कि घर होगा तो घर में गैस कनेक्शन भी होगा। तो घर में गैस कनेक्शन, गांव तक सड़क, पक्की सड़क, उसका इंतजाम, उसके साथ साथ नल से जल। माननीय उपसभापति महोदय, वो दिन भी देखे हमने। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, रात रात भर कुएं पे, जब कुएं होते थे, गर्मी में पानी खत्म हो जाता था, इंतजार करती थी बहनें चू चू के पानी, 1 बाल्टी कैसे भरे, लाइन लगती थी। रात रात भर जगते थे कि सबसे पहले मेरा बर्तन कैसे भर लूं, मेरा घड़ा कैसे भर लूं। कई बार 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल केवल पानी लेने जाना पड़ता था। बहन की जिंदगी में काम क्या है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे गर्मियों में केवल पानी भरने में खर्च कर देती थी। और पानी भरने कहां कहां जाते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी नदी जो गर्मी में सूख जाती थी, उस नदी के बीच में गड्ढा खोदते थे कि इसमें तो कम से कम वाटर लेवल थोड़ा ऊपर होगा और 1-8 बाल्टी पानी मिल जाएगा। और वो इकट्ठा किया हुआ गंदा पानी पी के कई बार कई रोगों का शिकार होती थी बहनें। क्यों जयराम रमेश जी ध्यान नहीं किया आपकी सरकारों का? कब गांव के बारे में सोचा? गांव में शुद्ध पीने का पानी मिले, इसकी चिंता की क्या कभी कांग्रेस की सरकार ने, कभी यूपीए की सरकार ने? इस दर्द को समझा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने समझा और जल जीवन मिशन नाम की योजना बनाई। जल जीवन मिशन
अपने आप में अद्भुत योजना। गांव को भी कुएं से नहीं, हैंडपंप से नहीं, हाँ इनके जगह जमाने में थोड़े बहुत हैंडपंप जरूर लग गए थे, और वो हैंडपंप भी गर्मी में सूखते थे तो बच्चे लटक लटक के हत्थे से जैसे तैसे घंटों पानी भरते थे, एक्सरसाइज भी होती थी, मुंह भी सूखता था, मुश्किल से पानी मिलता था। और आज 14 करोड़ से ज्यादा घरों में बहन घर में जाएगी, 17 करोड़ 14 करोड़ से 15 करोड़ घर। जवाब पूरा हो जाने दीजिए, जवाब हो जाने दीजिए, लंबी चर्चा हुई, आपने जवाब नहीं सुना, इतने माननीय सदस्यों ने बोला है, उसका जवाब दे रहे हैं माननीय मंत्री जी। प्लीज माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, बहुत सारे सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पे बोला है, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, उन्हें बताने दीजिए प्लीज। अभी से 1 घंटा 40 मिनट हुए हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं 4 दिन बैठे बैठे सुनता रहा और सुना नहीं लिखता रहा, और एक एक ने क्या कहा वो भी देखता रहा। मुझे तकलीफ नहीं हुई, आपको तकलीफ क्यों हो रही है, परेशानी किस बात की है? आप तो दिनों रात सदन में बैठते हो, इतने गंभीर सदस्य हो। अरे विस्तार से जवाब दे रहा, खुश होना चाहिए। विस्तार से चर्चा हो जाने दो, मैं जवाब दे रहा हूँ। प्लीज प्लीज पहले ये चर्चा पूरी होने दीजिए प्लीज। शुक्ला जी क्या हो गया? अरे शुक्ला जी क्या बोलते हैं, सुनो पहले। मैं माननीय उपसभापति महोदय एक बात कहूंगा तो जयराम जी को बहुत अच्छी लगेगी, और वो है घरों में शौचालय का निर्माण। गांव में घरों में शौचालय नहीं थे, तब बहन की क्या हालत होती थी। अगर लोटा लेके बाहर जाती थी और कोई आ जाता था तो बार बार उठ के खड़ा होना पड़ता था। माननीय उपसभापति महोदय, ये दृश्य हमने देखे आंखों में, बार बार उठती थी, खड़ी होती थी, उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता होगा, कि इस दर्द को किसी ने समझा। आज मुझे ये कहते हुए संतोष है कि 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाने का काम किया है। कितनी बड़ी घर के साथ शौचालय कितनी बड़ी राहत देता है, उससे स्वास्थ्य पे कैसा असर पड़ता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और माननीय उपसभापति महोदय, घर में बिजली, अंधियारे में कटे जिंदगी जब इनकी सरकार थी, बिजली के कनेक्शन थे ही नहीं, गांव में बिजली नहीं थी, लगभग 18,000 गांव में तो थी नहीं, अता पता नहीं थी, और जहां थी वहां भी एक मोहल्ले में थी, दूसरे में पता ही नहीं था। रामलाल जी के यहाँ बिजली है, लेकिन लल्लू लाल बेचारा अंधेरे में पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं था, उसके अब खंबा पहुंचता ही नहीं था कभी। और थी तब भी हालत ये थी कि आती कम थी, जाती ज्यादा थी, बिजली नहीं आती थी, बिजली के बिल जरूर आते थे। मैं जब एक जमाने में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में मैं सांसद था, तो मैं एक गांव में गया, तो एक गांव में खेत में किसान और उसके बेटे भीड़ में इकट्ठे हुए, बोले मामा ऐसा इंतजाम कर दो कि हम रात में सो ले। मैंने सोते क्यों नहीं भाई, कोई बीमारी है क्या? बोले बीमारी नहीं है, ये उस समय के मुख्यमंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बोले उनके राज्य में दिन में तो बिजली आती नहीं है, रात में कभी कभार आती है, और आती कम में जाती ज्यादा। जैसी बिजली आती है, बोले मैं दौड़ के खेत में जाता हूँ, बटन दबाता हूँ, क्योंकि मैं और मेरा बेटा रात रात भर खड़े रहते थे कि जब आई बिजली बटन दबाएंगे। तो बोले मैं बटन दबाता हूँ, बेटा आ गई, तो बेटा वहां से चिल्लाता बापू गई, आ गई और गई, आ गई और गई, आ गई और गई। उस जमाने में भी ये बिजली हुआ करती थी। अंधेरों के प्रदेश बना के रखे थे इनने, लेकिन आज सौभाग्य योजना के माध्यम से घर घर में बिजली देने का चमत्कार किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया, मानिए। और अब एक अभियान चल रहा है जयराम जी, एक अभियान और चल रहा है। बीच में 5 घर वाले टोले भी मजरे कहीं रह गए हो, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, तब उन टोलों और मजरों में भी छोटे छोटे 5 से ज्यादा घर जिन टोलों मजरों में कहीं दूर रह गए, तो उनमें भी बिजली देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। हर घर उजाले से भरा होगा, आशा से भरा होगा, विश्वास से भरा होगा, जिंदगी अब अंधेरे में नहीं कटेगी। ये चमत्कार भी इस सरकार ने किया। और माननीय उपसभापति महोदय, बीमार हो जाते थे, इलाज के पास पैसे नहीं है। मैंने कैंसर की बीमारी अपने गांव में, यहाँ पे ऊपर उभर आता था कैंसर का फोड़ा, मवाद टपकता था, गांव देखता था,
तड़प तड़पते रिश्ते मवाद में मरते हुए लोगों को हमने देखा है। इलाज की कहीं व्यवस्था नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। ये तुम्हारी सरकार थी। कब गरीबों के दर्द को तुमने समझा था, कब बीमारों की मजबूरी को तुमने समझा था, ये मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन एक गरीब बेटा हुआ भारत में चाय वाले परिवार में, जिसने तय किया कोई गरीब इलाज के बिना नहीं मरेगा, और आयुष्मान भारत योजना बना के खड़ी कर दी। आज हार्ट की बीमारी हो जाए, लीवर की बीमारी हो जाए, किडनी खराब हो जाए और कोई बीमारी हो जाए तो इलाज के लिए आयुष्मान भारत संबल बन के खड़ी है। मोदी जी जुग जुग जियो, आज सारा देश ये कह रहा है। आयुष्मान भारत से गरीब घर को जोड़ने का चमत्कार अगर किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और आपके जमाने में गरीब गरीब गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी कैसे हटती थी? एक नेताजी की कार से कुचल गया गरीब, एक नेताजी की कार से कुचल गया मजदूर, 20 सड़क पे मर गया, हुई गरीबी दूर। ये इनका मॉडल था। काका हाथरसी ने लिखा था ये। ऐसी गरीबी हटती थी। उस समय के गरीबी हटाओ के नारे थे इनके। किस गरीब की गरीबी हटाने का काम किया? गरीबों के नाम पे केवल वोट उठाने का काम करने का पाप अगर किया तो कांग्रेस ने किया। माननीय उपसभापति महोदय, कभी गरीबी नहीं हटाई। अगर गरीबी हटाने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने किया। और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम अगर किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। कब तुमने गरीबों को राशन दिया था बताओ? सवा लाल गेहूं 4PL 480 खा खा के मर जाते थे लोग, महंगा खरीद खरीद के। उस जमाने में तो यह हालत थी। गरीबी हटाने का काम करोगे? माननीय उपसभापति महोदय, जब लीडर विजनरी होता है, कल्पनाशील मस्तिष्क का धनी होता है, तो कैसी कैसी योजनाएं निकल के आती है। ये तो बिजली के बिलों के नाम पे ही कई बार चुनाव जीतने की सोचते थे। माफ कर देंगे, माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। और एक सरकार आई, फ्री में दे देंगे, फ्री में दे देंगे, फ्री में दे देंगे, ले लो वोट, फ्री में दे देंगे। लेकिन योजना ऐसी होती है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये कल्पनाशील मस्तिष्क होता है जो मुफ्त में बिजली भी देता है, और ऐसी देता है कि जो मांग के नहीं, पूरे स्वाभिमान के साथ लेंगे। अब मुफ्त बिजली घर योजना भी पीएम आवास योजना के घरों में गरीब को मिलेगी। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है, माननीय उपसभापति महोदय। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के मन में जो तड़प है और संवेदना है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि जनता के प्रधान सेवक अपने आप को मानते हैं, जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन एक निवेदन जरूर मैं माननीय उपसभापति महोदय आपके माध्यम से निश्चित तौर पर आज करना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कुछ राज्य ऐसे, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, वो अपने स्वीकृत लक्ष्य को ही पूरा नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री पैसा दे रहे, घर गरीब का बनना है, लेकिन नाम जुड़ा है पीएम। अब जैसे कई बार लाल कपड़ा देख के बैल बिचक जाता है, वैसे ही पीएम नाम सुनकर इसमें मत करो, मोदी का नाम हो जाएगा। तमिलनाडु की सरकार, माननीय उपसभापति महोदय, 1,93,000 मकान अभी तक उनने स्वीकृत ही नहीं किए। क्या तकलीफ है आपको? गरीबों के घर बनना है, गरीबों के घर बनाने में दिक्कत और परेशानी क्या है आपको? और उसके बाद जो नया सर्वे हो रहा है गरीबों का मकान बनाने के लिए, उस सर्वे में भी भाग लेने का काम नहीं किया। तेलंगाना ने भी, मैं तो जयराम जी से कहूंगा कि मुझसे गुस्सा होने के बजाय तेलंगाना की सरकार को कहें कि वो नया सर्वेक्षण जो हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसमें भाग जरूर लें ताकि भाग्य गरीबों को भी मकान मिल सके। माननीय उपसभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, कर्नाटक में भी 7 लाख आवासों में से 3,80,000 मकान कई दिनों से स्वीकृत ही नहीं किए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब को घर देने में, प्रहलाद जी, कर्नाटक के गरीबों को मिल जाएगा घर, क्या बिगड़ जाएगा? वही सर, आपने मोदी पीएम का नाम, वो तकलीफ है, तकलीफ वही है। ये ऐसी राजनीति किस काम की माननी है?
उपसभापति महोदय, जो गरीबों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दे, ऐसी राजनीति पर मैं थूकता हूं माननीय उपसभापति महोदय। ये कोई राजनीति है? ये कोई राजनीति है? हर एक राज्य को जो स्वीकृत लक्ष्य है उसको पूरा करने का काम करना चाहिए। और नया सर्वे जो हो रहा है, उस नए सर्वे में हमने कुछ और छूट दी। देखिए, प्रधानमंत्री का संकल्प है, सीधा संकल्प है कि हर गरीब को घर, कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा। जो शेष रह गए उनके लिए उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया कि जाओ सर्वे करो फिर से, और फिर नए घर। कौन गरीब छूट गए? बड़े परिवार हो जाते हैं, एक बाप के 4 बेटा हो गए, अब एक कमरे में 4 बेटा कैसे रहेंगे? तो 4 के लिए अलग घर चाहिए। और इसलिए कहा फिर से सर्वे हो, ताकि जो वंचित रह गया उनको भी हम आवास देने का काम कर सकें। इसके लिए हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, और उस सर्वेक्षण में माननीय उपसभापति महोदय 4 तरह के नए प्रावधान हमने जोड़े। मैं माननीय सांसद, जो हमारे माननीय सांसद बैठे, उनके माध्यम से एक बार फिर पूरे देश के गरीब भाई और बहनों को कहना चाहता हूं। नंबर 1, पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जिसकी आमदनी 10,000 थी वही पात्र था। 10,000 से ज्यादा आमदनी हो गई तो अपात्र हो जाता था। अब लखपति दीदी बनानी तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो करनी पड़ेगी, और इसलिए अब तय किया है 15,000 से ज्यादा भी आमदनी होगी तो गरीब को घर दिया जाएगा। ये संशोधन हमने कर दिया है। एक और प्रावधान था कि 2 पहिया वाहन है, अगर मोटरसाइकिल स्कूटर है तो उसको पीएम आवास नहीं मिलेगा। अब माननीय उपसभापति महोदय, 2 पहिया वाहन तो अब हर घर में हो गया। मजदूर भी आजकल मोटरसाइकिल पे बैठ के जाता है, मोदी है तो मुमकिन है, ये हो रहा है। तो हमने ये भी तय कर दिया, अब 2 पहिया वाहन होगा तो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान देंगे। एक और प्रावधान था, अगर किसी मछुआरे के पास मोटर वाली बोट है तो उसको पीएम आवास नहीं मिलेगा। अब मछुआरा मछली मारने जाएगा तो चप्पू थोड़ी चलाएगा समुद्र में, उसको भी मोटर वाली बोट चाहिए। इसलिए हमने तय किया मोटर वाली बोट होगी तो अभी उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान देंगे। और किसान को भी हमने नहीं छोड़ा सभापति महोदय। 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन होगी तो उस किसान को भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, कोई बिना घर के नहीं रहेगा। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में लिया है। एक निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकारों से प्रार्थना करना चाहता हूं। कई जगह जो पात्र है उनको मकान इसलिए नहीं मिलते कि उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास जमीन का पट्टा ही नहीं है। अब जब वो इस धरती पर पैदा हुआ है तो भगवान ने इतना हक तो दिया होगा कि रहने के घर के लायक जमीन तो उसकी हो। भगवान ने ये जल, जमीन, जंगल, खनिज कुछ लोगों के लिए नहीं बनाए सभापति महोदय, ये सबके लिए है, सबके लिए बनाए हैं। लेकिन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास नहीं है उनको इतनी जमीन का टुकड़ा तो दे दो कि रहने के घर के लायक जमीन का वो गर्व के साथ कहे कि मैं मालिक हूं। मैं आज राज्य सरकारों से भावनात्मक रूप से अपील करना चाहता हूं कि हम इन्वेस्टर समिट करते हैं, लैंड बैंक बनाते हैं और ये होड़ लगती है मेरे पास इतनी जमीन है, आओ इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाओ, ये छूट दूंगा। अरे जैसा लैंड बैंक उद्योगपतियों के लिए बना दिया वैसा लैंड बैंक मेरे गरीबों के लिए भी एक बना दो। एक लैंड बैंक गरीबों के लिए बन जाए जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, और उस जमीन पर पट्टा देके उतनी जमीन का मालिक बना दो ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान उसका बन जाए। मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं क्योंकि ये काम राज्य सरकारें कर सकती है, और इसलिए भूमि के पट्टे देना चाहिए, जहां मिले वहां देना चाहिए, नहीं तो खरीद के देना चाहिए। इतना हक तो उनका है। ये निवेदन, क्योंकि इसके अभाव में जब मेरे पास मैं समीक्षा करता हूं तो आता इतने मकान क्यों नहीं बने, बोले उनके पास जमीन ही नहीं, जमीन नहीं तो जीने का हक नहीं है उनको, क्या उनके बच्चों का दर्द नहीं होता, क्या उनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है। और इसलिए निश्चित तौर पर यह होना चाहिए। ये निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूं माननीय उपसभापति महोदय। मैं इतना भी एक और निवेदन रोजगार के बारे में करना चाहता हूं। हर एक को रोजगार चाहिए, रोजगार देने की कई तरह की योजनाएं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी माननीय उपसभापति महोदय ढंग से रोजगार मिले, इसलिए एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों योजनाएं बनाई है।
पीएम विश्वकर्मा योजना, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, सुतार, मोची, इनके जमाने में तो सबके रोजगार छिन गए। उन कारीगरों को किसी ने आज तक पूछा नहीं। उन गरीब कारीगरों को भी पूछने का काम अगर किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिनको इनने नहीं पूछा उनको मोदी ने पूछा और उनके लिए योजनाएं बनाने का काम हुआ। हमारे यहाँ माननीय उपसभापति महोदय, हमने योजना बनाई दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, जिसमें हमने तय किया, इनके जमाने में नहीं थी, गांव के गरीब के कौशल की इनको चिंता नहीं थी, लेकिन हमने तय किया कि ऐसे नौजवानों को ग्रामीण प्रशिक्षित करके उनको रोजगार देंगे और उस दिशा में भी 18,29,000 को प्रशिक्षित किया तो 11,78,000 को रोजगार मिल गए। एक आरसेटी के माध्यम से भी प्रशिक्षण देने का काम बैंकों को जोड़कर करने का काम भी एनडीए की सरकार कर रही है। माननीय उपसभापति महोदय, उसमें भी लगभग 60 लाख बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र के स्वरोजगार में नियोजित करने का काम किया है। तो जितने रास्ते हमको मिलते हैं रोजगार देने के, उन सब रास्तों पर मोदी जी की सरकार काम करके रोजगार युक्त गांव को बनाने के काम में निरंतर लगी है, लगातार लगी है। एक बात मैं केवल दिशा की बैठकों के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। कुछ माननीय सांसदों ने ये चिंता प्रकट की है कि दिशा की बैठकें उनके यहाँ नियमित रूप से नहीं होती। अब हमने दिशा के दिशा निर्देशों में भी हम ये परिवर्तन निश्चित तौर पर करेंगे कि राज्यसभा के सांसद भी चाहें तो उनके मांगने पर जो निश्चित समयावधि उसके अंतर्गत दिशा की बैठकें संपन्न होना चाहिए। विकसित भारत जी राम जी योजना में हमने जो राज्यों को बजट का हम प्रावधान कर रहे हैं नॉर्मेटिव आधार पर, उसमें परफॉर्मेंस को एक आधार माना है और परफॉर्मेंस में दिशा की बैठक बुलाने पर भी अगर राज्य ने नहीं बुलाई तो फिर हम इस पर गंभीरता से फंड रिलीज पर विचार करेंगे। सांसदों का सम्मान सर्वोपरि है, ये होना ही चाहिए। कुछ राज्य सरकारें, हाँ, लोकसभा भी और राज्यसभा भी ये सुनिश्चित करेंगे दोनों बराबर है, दोनों को समान अधिकार, दोनों को समान सम्मान। आखिर आप राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं, तो उस दिशा में भी हम निश्चित तौर पर माननीय उपसभापति महोदय काम करेंगे। एक हमारा अभियान चलता वाटर सेट का, वाटर सेट पर उतनी चर्चा इस सदन में नहीं हुई, लेकिन गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में, ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमने इस योजना के अंतर्गत 8,58,000 से अधिक जल संचयन की योजनाएं बनाई है। 18,29,000 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित सिंचाई के अंतर्गत लाए हैं। 56 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है और 2,82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा मिला है और 626 लाख से अधिक व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित हुए हैं और 3500 झरनों का हमने पुनर्जीवन भी किया है। आगे इसी योजना के माध्यम से हम नदियों को पुनर्जीवित करने का काम भी करेंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं हमारी बड़ी, उनके अलावा छोटी छोटी नदियां भी है, उनको पुनर्जीवित करने का काम भी करेंगे। और इसलिए परंपरागत जल निकायों का भी संरक्षण करने का काम किया जाएगा। एक और लैंड रिसोर्स जो हमारा डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास के अंतर्गत, देश के भूमि संबंधी रिकॉर्ड का अब तक डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था। जयराम रमेश जी, 99% से अधिक भूमि का अब डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है और पूरा पैसा भारत सरकार ने दिया है। पहले भूमि रिकॉर्ड केवल कागजी रखे जाते थे, जिससे जानकारी प्राप्त करना कठिन थी। अगर रिकॉर्ड चाहिए और राजस्व के किसी कर्मचारी अधिकारी के पास चले गए तो 17 चक्कर लगवाता था और कई बार भेंट पूजा और प्रसाद के बिना रिकॉर्ड मिलना मुश्किल हो जाता था। इस दर्द को भी समझ के उसको डिजिटाइजेशन करके अब अपना नागरिक भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। ये कंप्यूटरीकरण का काम भी कर लिया। भूमि विवाद संबंधी निपटारे को भी इससे सरल बनाया जाएगा और गांव में जमीन के विवाद से भी छुटकारा मिलने का काम होगा। माननीय सभापति महोदय, गांधी जी की बात प्रारंभ में हो रही थी। मैं कहना चाहता हूं, भू स्वामित्व का तो ऐसा अधिकार दिया कि गांव में जिसका घर था वो उस घर के आधार पर बैंक लोन माननीय उपसभापति महोदय नहीं ले सकता था। संपत्ति थी, घर था, लेकिन अधिकार से वंचित करने का पाप और अपराध किया
तो कांग्रेस ने किया, इनकी सरकार ने किया, यूपीए ने, कांग्रेस ने कभी चिंता ही नहीं थी कि गांव के लोगों को उनके घर का भी, उनकी संपत्ति का भी अधिकार मिले। उस अधिकार से युक्त करने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व के पट्टे दे के किया। अब गांव में अगर मेरा पक्का मकान, शानदार मकान है तो उसके आधार पर मैं बैंक लोन ले सकता हूं। उस मकान की कीमत है, उसका सही अर्थों में खरीदी और बिक्री का काम हो सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आता इतने साल तक किया क्या है, क्या किया, कर क्या रहे थे। अगर जितना काम अब हो रहा है तब होता तो पता नहीं देश आज कहां से पहुंच गया। Please take your seat. माननीय मंत्री जी, माननीय उपसभापति महोदय, देश कैसे बदलता है इसका उदाहरण ये सरकार है। आप कह रहे थे गांधी जी का नाम हटा दिया। माननीय उपसभापति महोदय, गांधी जी जीवित है, गांधी जी के विचार जीवित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 करोड़ मकानों में गांधी जी के विचार जीवित है। 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण में गांधी जी के विचार जीवित है। 10 करोड़ उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन में गांधी जी के विचार जीवित है। 15 करोड़ से अधिक घरों में नल जल के कनेक्शन से गांधी जी के विचार जिंदा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गांधी जी के विचार जिंदा है। 1.5 लाख प्राइमरी केयर और सस्ती जेनेरिक दवाई देने वाले सेंटरों में गांधी जी का विचार जिंदा है। 52 करोड़ मुद्रा लोन में जो गरीब की जिंदगी बदल रहे हैं, गांधी जी के विचार जिंदा है। सौभाग्य योजना में 100% घरेलू विद्युतीकरण में गांधी जी के विचार जिंदा है। सोलर की कैपेसिटी के विस्तार में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पीएम जनधन खाता खोलकर 34 लाख करोड़ जो खाते खोले उनमें गांधी जी के विचार जिंदा है। स्किल इंडिया मिशन में गांधी जी के विचार जिंदा है। अटल पेंशन योजना में गांधी जी के विचार जिंदा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में गांधी जी के विचार जिंदा है। किसान सम्मान निधि में गांधी जी के विचार जिंदा है। भारत माँ के सच्चे लाल मोदी जी कर दिया कमाल, गांधी जी के विचार जिंदा है माननीय सभापति महोदय। और इसलिए आज मैं इनको बिना मांगे एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं तो सब तरफ सद्भावना रखता हूं, सबको स्नेह और प्रेम करता हूं। ये सच में आपदा में अवसर ना खोजे। इन्होंने जब वो घटना हुई हमारी जिसमें निर्दोष हमारे नागरिक जम्मू कश्मीर में मारे गए थे, उस समय इनके मन में तकलीफ नहीं थी, एक उल्लास था। मोदी जी फंस रहे हैं, मोदी जी फंस रहे हैं, मोदी जी फंस रहे हैं। और मिडिल ईस्ट की घटनाओं में भी हमने इनको देखा, टैंकर नहीं आ जाए, गैस कनेक्शन नहीं मिल जाए, लाइनें लग जाए, लाइनों में गड़बड़ हो जाए, लोग परेशान हो जाए। लोग परेशान हो तो हो, मेरी एक फूटे तो फूटे, सामने वाले की दोनों फूट जाए। ये आपदा में अवसर ना ढूंढे, इससे कांग्रेस का भला नहीं होगा, इससे कांग्रेस का भला नहीं होगा। और आप उदाहरण देख लीजिए माननीय उपसभापति महोदय, जब जब इन्होंने मोदी जी का अपमान किया, उस अपमान का बदला जनता ने लिया। इन्होंने कभी कहा था मौत के सौदागर, गुजरात के चुनाव के पहले मौत के सौदागर। हालत ये हुई कि कांग्रेस परमानेंट कामा में ऐसी गई है कि उठ ही नहीं पा रही। कभी हिटलर, कभी तानाशाह, कभी गद्दाफी। मैं तो सलाह दे रहा हूं, अगर भारत के प्रधानमंत्री का मैं जयराम जी एक घटना आज आपको बताना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। तब स्वर्गीय मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय मैं अमेरिका के प्रवास पर गया, वाशिंगटन डीसी। वहां कुछ पत्रकार मिले और उनने मुझे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने कहा खबरदार, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है,
वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और मेरे प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकते। वो देश का सम्मान है, ये हमारा भाव था। और तुम्हारा भाव, जब भी विदेश में जाते हो केवल प्रधानमंत्री नहीं पूरे हिंदुस्तान का अपमान करते हो, भारत माता का अपमान करते हो। तो इस मानसिकता से कभी कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, सारी दुनिया देख रही है, हम नहीं देख रहे। अभी संकट आया, गैस के टैंकर नहीं आएंगे, जहाज नहीं आएंगे। एक फोन गया प्रधानमंत्री का, ईरान ने कहा भारत का झंडा लहराते हुए निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। जब जब संकट आए, यूक्रेन रूस का युद्ध, बच्चे हमारे फंस गए, माता पिता चिंतित थे, हमें फोन कर रहे थे क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। एक फोन गया दोनों को, रूस को भी यूक्रेन को भी, कि हमारे बच्चे जब तिरंगा झंडा लेके निकले तो युद्ध बंद कर देना। भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेके जैसे ही निकले भारत माता की जय करते हुए, रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हमारे बच्चे सुरक्षित भारत आ गए। ये आज का भारत है, ये आज का भारत है, ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत है। और आज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई साथ दे तो उसके साथ, कोई साथ ना दे तो उसके बिना, और कोई विरोध करे तो उसके बावजूद ये भारत बन के रहेगा, ये विकसित भारत बन के रहेगा। आज मैं अंत में स्वामी विवेकानंद जी की एक टिप्पणी उद्धृत कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने 125 साल से ज्यादा हो गए, कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। ये एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद, और ये दूसरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, जिसको कोई नहीं रोक सकता। और हम सौभाग्यशाली है कि इस युग में पैदा हुए हैं जो भारत को विकसित होते हुए देख रहे हैं। और थोड़ा बहुत गिलहरी की तरह हम भी योगदान दे रहे हैं। तुम भी नकारात्मक राजनीति छोड़ो और आ जाओ भारत माता की प्रगति और विकास के लिए साथ आओ, रचनात्मक राजनीति करें और देश को परम वैभव के शिखर पे पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अनाउंसमेंट, माननीय सदस्यगण, माननीय संजय जी, इस पे अब चर्चा खत्म कर। माननीय, धन्यवाद संजय जी। अब जी, संजय जी ने ये कहा था जी कि पंजाब को बाढ़ के में इतनी घोषणा की थी, बिल्कुल पैसा नहीं दिया। मैं बहुत आदर करते हुए माननीय संजय जी, मैं पंजाब गया था, आपने सही कहा। मैंने पंजाब की सरकार से बात की कि कितने घर ऐसे हैं जो डैमेज हुए हैं, आप तत्काल भेजें, हम उन घरों के पुनर्निर्माण के लिए राशि देंगे। कई दिनों तक सूची नहीं आई। फिर एक दिन फिर मैं पंजाब जाने वाला था, मैंने फिर फोन किया सरकार को कि मैं आ रहा हूं, उसके पहले आप सूची भेज दें। रात को 9 बजे, ऑन रिकॉर्ड है, रात को 9 बजे मेरे पास सूची आई कि बाढ़ में इतने घरों का नुकसान हुआ है। और सवेरे मैं 34,000 मकानों का स्वीकृति पत्र लेके पंजाब के कृषि मंत्री के हाथों में सौंप के आया कि लीजिए, बीज के लिए पंजाब सरकार ने मांग की थी, बीज के लिए पंजाब सरकार ने मांग की थी। हमने तत्काल बीज के लिए जो राशि थी वो स्वीकृत करने का काम किया। आजीविका मिशन के अंतर्गत राशि रातों रात स्वीकृत करने का काम किया। इसमें देर नहीं लगती, हम तत्काल कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। धन्यवाद। नहीं संजय जी, खत्म नहीं,
धन्यवाद। प्लीज अब इसको खत्म करें। नहीं नहीं, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव टू इन्फॉर्म ऑनरेबल मेंबर्स, अब इसको संपन्न करें। ऑनरेबल मेंबर्स, मानिए संजय जी, प्लीज प्लीज संजय जी, नो नो, ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव टू इन्फॉर्म दैट द हाउस विल बी, honorable members, I have to inform that the House will be bidding farewell to the retiring members tomorrow, that is 18th of March 2026. Accordingly, the 0 hour and the question hour will be dispensed with tomorrow to enable the retiring members, leaders of the parties and others to make their farewell speeches. Now the Appropriation Bill 2026. श्री राजीव, माननीय राजीव शुक्ला जी, सर हाउस को ऑर्डर में लाइए सर हाउस को ऑर्डर में प्लीज सर हाउस को ऑर्डर में लाइए प्लीज प्लीज, तब मेरा टाइम शुरू हो अपनी सीट पर बैठे आप प्लीज, तब मेरा टाइम शुरू हो प्लीज। माननीय राजीव जी, आप धन्यवाद उपसभापति जी। मैं विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्लीज संजय जी,